हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज। मैं सरोज आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए वीक में साइंस की रेगुलर क्लासेस लेकर आ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी क्लासेस रेगुलर आप देख रहे होंगे और आप उनको पसंद कर रहे होंगे। केमिस्ट्री के टॉपिक हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। अभी हम लोग एटम की तरफ रेगुलर चल रहे हैं। हम लोगों ने इसकी लास्ट वाली क्लास में एटॉमिक मॉडल डिस्कस किए थे, जिनमें हमने लास्ट नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा था और उसके साथ ही जेमान इफेक्ट और क्वांटम सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम समस्थानिक और संभारिक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके आगे के जो कुछ और भी टॉपिक है इनसे रिलेटेड उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटॉप्स। आइसोटॉप यानी देखो, जब तत्वों की एलिमेंट्स की खोज की गई तो ऐसा पाया गया कि दुनिया में बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या भले अलग होती है, पर उनमें बहुत सारों में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम पाई गई। और इसके साथ बहुत सारे ऐसे तत्व भी पाए गए जिनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग और न्यूट्रॉनों की संख्या सेम पाई गई। तो उस आधार पर इन तत्वों को दो भागों में बांटा गया, एक तो समस्थानिक और एक संभारिक। तो समस्थानिक की खोज की थी सन 1913 में फ्रेडरिक सोडी नाम के साइंटिस्ट ने। फ्रेडरिक सोडी सन 1913 में फ्रेडरिक सोडी नामक साइंटिस्ट ने तत्वों के परमाणुओं के समस्थानिकों के बारे में बताया। समस्थानिक क्या होते हैं और साथ में ये भी एक्सप्लेन किया कि जो समस्थानिक है वो हमारे डेली यूज के अंदर बहुत सारी बीमारियों के इलाजों में और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम आते हैं। तो यहाँ पर हम एक तो ये डिस्कस करने वाले हैं समस्थानिक होते क्या है, कौन कौन से तत्व हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे, बट अपन कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये उनके समस्थानिक है, तो कैसे ये समस्थानिक है, क्यों आप इनको समस्थानिक कह रहे हो, और साथ में इनका हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज आता है। तो सबसे पहली बात तो आइसोटॉप्स में इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये सभी परमाणु एक ही तत्व के होते हैं। यानी जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं समस्थानिक। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये जो अपन को याद रखनी है कि सभी समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं। दूसरी बात हम करें, जो समस्थानिक होते हैं इनकी परमाणु संख्या समान होती है। यानी किसी भी परमाणु के जितने भी समस्थानिक होंगे उनमें परमाणु संख्या हमेशा क्या होगी, समान होगी। और क्योंकि आपको याद है परमाणु संख्या किसे कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को, तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। यानी समस्थानिक वो तत्व होते हैं जिनमें परमाणु या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। परमाणु द्रव्यमान नॉट सेम, यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी तरह अगर परमाणु द्रव्यमान है तो हम यूं भी कह सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। यानी जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनमें परमाणु और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अब आप ये देखिए कि जो समस्थानिक है वो एक ही तत्व के परमाणु हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु हैं जो केवल द्रव्यमान में ही अलग अलग है, इसीलिए इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दें, रासायनिक गुण भी समान होते हैं।
यानी जो समस्थानिक होते हैं वो रासायनिक गुणों में भी समान होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर प्रोटॉनों की संख्या समान है, जैसे कि मान लो 8 नंबर पे आता है कोई भी परमाणु, से मान लो ऑक्सीजन है 8 नंबर पे आता है, अब इसके जितने भी समस्थानिक होंगे वो आएंगे तो 8 नंबर पे ही, और अगर ये 8 नंबर पे आएंगे तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सेम होगा, जैसे कि पहली कक्षा में 2 और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि सारे समस्थानिक 8 ही नंबर पे आते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ही प्रोटॉन होते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो भी सेम होगा। तो जो समस्थानिक होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सेम होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होता है, समान होता है, एक जैसा होता है, सेम टू सेम होता है। यानी अपन को ये कुछ पॉइंट्स जो इसमें याद रखने हैं कि समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या भी समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती है, रासायनिक गुण भी समान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होता है। अलग क्या होता है, केवल जिनमें परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी, बस ये अलग होगा, बाकी समस्थानिकों में सब चीजें समान होगी। और समस्थानिकों को देने का जो श्रेय है वो सन 1913 में फ्रेडरिक सोडी नाम के साइंटिस्ट को जाता है। यानी जो समस्थानिक है उनके बारे में फ्रेडरिक सोडी ने बताया था। जो आवर्त सारणी वगैरह यानी पीरियोडिक टेबल्स वगैरह दी गई थी उनमें तत्वों के समस्थानिक मौजूद थे, लेकिन स्टार्टिंग में सारणियों के अंदर समस्थानिकों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया था। फिर उसके बाद में जब 1913 में हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी दी तो उन्होंने इन तत्वों के समस्थानिकों को समझकर इनके बारे में आवर्त सारणी में इन तत्वों को भी जगह दी थी। तो फ्रेडरिक सोडी को श्रेय जाता है सन 1913 में आवर्त सारणी के अंदर जो समस्थानिक दिए गए थे उनके बारे में एक्सप्लेन करने का कि एक्चुअली समस्थानिक होते क्या हैं। तो समस्थानिकों के बारे में हम लोग एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि जो समस्थानिक हैं वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। इन परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। अब प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, तो परमाणु संख्या सेम होती है, और परमाणु संख्या सेम है इसीलिए इनके रासायनिक गुण भी समान होंगे और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सेम होगा। साथ में इनमें कुछ चीजें होती है बस जिनमें फर्क होता है। तो एक तो इनके परमाणु द्रव्यमान में डिफरेंस होता है क्योंकि इनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, और दूसरा इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 1 हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक तो होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। देखो ये तीनों समस्थानिक इसलिए है क्योंकि इनमें प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है, और ये देखो परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ पर अलग अलग होता है। तो क्योंकि इनकी प्रोटॉनों की संख्या सेम है और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे है, अगर इसका न्यूट्रॉन आप निकालें तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका न्यूट्रॉन आएगा 0, इसमें 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इसके न्यूट्रॉन की संख्या आएगी 1, और इसमें अगर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो इसके न्यूट्रॉन की संख्या आएगी 2। तो इनमें देखो प्रोटॉन तो तीनों में 1 1 है, यानी प्रोटॉन इसका भी 1, प्रोटॉन इसमें भी 1, प्रोटॉन इसमें भी 1। तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या तो सेम है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 0 1 2। तो न्यूट्रॉन्स की नंबर अलग अलग है और प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, इसीलिए ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। और इनको नाम भी दिए गए हैं, इसका नाम है प्रोटियम, यानी 1 वाले को प्रोटियम, सेकंड वाले को ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, और थर्ड वाले का ट्राइटियम, ट्राइटियम। यह हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों का नाम है। 1H1 इज प्रोटियम, 1H2 इज ड्यूटीरियम एंड 1H3 इज ट्राइटियम। इसी तरह हम और देखें, जैसे कार्बन, आपको याद होगा कार्बन 6 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, इसके भी 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन C6 और 12। दूसरा होता है C6 13,
और एक होता है C614। तो कार्बन के भी 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। दूसरा हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के केवल 2 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन के एक तो होता है 16 वाला और एक होता है ऑक्सीजन का 17 वाला। यानी इनमें देख लो आप आराम से न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो आप। प्रोटॉन तो सब में सेम ही आ रहे हैं। ये देखिए जो नीचे लिखा होता है वो प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, टोटल मास में से प्रोटॉन घटा दो, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 और 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, यानी 6 7 8। ये तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। लेकिन प्रोटॉन यहाँ पर नीचे लिखे हुए देखो सब में सेम है, इसीलिए ये सभी क्या है, आइसोटोप है, समस्थानिक है। तो समस्थानिक के बारे में यहाँ तक आप नोट करें। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, समस्थानिकों का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, स्पेशली ट्रीटमेंट्स वगैरह में। अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज अलग अलग टेक्नोलॉजी से करते हैं, तो वहाँ पर किसी न किसी टाइप के समस्थानिक को काम में लिया जाता है। इस टॉपिक को नोट करने के बाद हम लोग समस्थानिकों की यूज़ की ओर चलेंगे कि जो समस्थानिक है उनका हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम आता है। सो प्लीज नोट दिस एंड चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टार्ट करते हैं हम अब समस्थानिकों के उपयोग कि जो आइसोटोप होते हैं वो डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के ट्रीटमेंट्स वगैरह में और बहुत सारी दूसरी जगह पर भी काम आते हैं। तो वैसे तो देखो हजारों की संख्या में है, बहुत सारे में समस्थानिक होते हैं, बहुत सारा में नहीं है जो अपन को ऐसा कहाँ काम आ रहा है। एक ही समस्थानिक और भी बहुत सारी जगह पर काम आता है, और जो जनरली यूज्ड है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और देखने को रेगुलर मिल ही रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सुनते आ रहे हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है और इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस समस्थानिक का उपयोग कौन से इलाज में होता है, या जो ये इलाज हो रहा है वो कौन से समस्थानिक से हो रहा है। तो ऐसे ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो बात करें फर्स्ट की, कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक होता है, इसका इलाज कैंसर के इलाज में करते हैं। आपको याद होगा कैंसर के इलाज में जो रेडियोथेरेपी दी जाती है उसमें कोबाल्ट किरणों का यूज़ करते हैं। तो वो जो रेडियोथेरेपी में जिन किरणों का यूज़ करते हैं वो कोबाल्ट 60 की किरणें ही होती हैं। उसके बाद सेकेंड हम चले आयोडीन 131। आपको याद होगा कि जब हमारी बॉडी में आयोडीन की मात्रा गड़बड़ हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे जो गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है उसके अंदर चेंजेस आते हैं और इससे हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों में या तो गला फूल कर गलगंड घेंगा रोग हो जाता है, या फिर कुछ लोगों में हार्मोनल अनबैलेंस के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे या तो आदमी सूख कर बिल्कुल लकड़ी का कांटा रह जाता है या वो फूल कर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो आयोडीन 131 का यूज थायराइड और गलगंड या घेंगा रोग के इलाज में भी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सोडियम 24 यानी सोडियम 24। तो सोडियम 24 समस्थानिक का उपयोग ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, रक्तदाब के इलाज में किया जाता है। यूरेनियम 238। देखो यूरेनियम के तो आपको वैसे भी याद होगा कि यूरेनियम में अलग अलग समस्थानिक होते हैं। शायद अगर आपने पहले स्टार्टिंग में पहले भी साइंस पढ़ी हो अगर, तो आपको पता हो कि जो यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 236 होता है, 38 होता है, इनमें अलग अलग समस्थानिक चलते हैं, जिनमें कुछ का यूज परमाणु भट्टियों में भी करते हैं। परमाणु भट्टियों में विस्फोट करके परमाणु बम वगैरह बनाने, जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती है उनके अंदर हाई एनर्जी प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। और साथ में जो यूरेनियम 238 है इसका यूज खनिज यानी जो मिनरल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, पृथ्वी है, इसकी आयु का पता करने में करते हैं। भाई अपन जब भी कोई चीज़ देख रहे हैं, भाई ये कितने साल पुराना तत्व है, ये कितने साल का पुराना होगा, इसकी उम्र क्या होगी, ये जो मिनरल तत्व, ये खनिज जो मिला है ये ज़मीन में कितने सालों से दब रहा होगा, कब इसकी ये बना होगा, तो उनकी जो आयु पता कर ली जाती है वो यूरेनियम 238 समस्थानिक से ही की जाती है। तो खनिज, पत्थर और पृथ्वी की एज का पता लगाने के लिए हम यूरेनियम 238 को काम में लेते हैं। नेक्स्ट आयरन 59।
आयरन 59 का जो यूज है वो लीवर की तिल्ली के मेटाबॉलिक में करते हैं। आपका जो लीवर होता है, आपको याद होगा, लीवर आपका मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक को सुधारने का काम करता है। तो इसकी तिल्ली में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से आपका लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता और उसके ट्रीटमेंट के लिए आयरन 59 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम चले कार्बन 14, कार्बन 14। तो कार्बन 14 का यूज जीवाश्मों की उम्र का निर्धारण करने में किया जाता है। मतलब जमीन से खुदाई करी और जमीन से खुदाई करने के बाद लाखों करोड़ों सालों पुराना या हजारों सालों पुराना या 100 साल पुराना कोई भी भाग आपको मिला। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि वो जमीन में कितने सालों पहले दबा होगा? जैसे कि डायनासोर आज से करोड़ों सालों पहले जब पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरे थे तो वो उनकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। अब आज अपन को कैसे पता चलता है कि इतने सालों पहले यहाँ पर पृथ्वी पर डायनासोर थे, जबकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी लाइव हैं उन्होंने किसी ने भी डायनासोर को नहीं देखा। उसके बाद भी हम लोग इसके बारे में कंसेप्ट बना देते हैं कि जो डायनासोर थे उनकी एज इतनी थी, वो इतने सालों पहले पृथ्वी पे थे। तो उनकी एज, जो जीवाश्म होते हैं उनकी उम्र को पता लगाने के लिए एक विधि होती है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। उस रेडियो कार्बन डेटिंग विधि में कार्बन 14 को यूज करते हैं और पता लगाते हैं कि जीवाश्म कितना पुराना है। नेक्स्ट हम बात करें फास्फोरस 32। तो ब्लड कैंसर के इलाज में फास्फोरस 32 का वो किया जाता है, यूज किया जाता है। यानी ब्लड कैंसर के इलाज में फास्फोरस 32 P32 समस्थानिक का यूज करते हैं। तो ये हो गए आपके समस्थानिक के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संभारिक यानी आइसोबार। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आइसोबार यानी संभारिक। जिस तरह से नेचर में यानी प्रकृति में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जिनके समस्थानिक भी देखने को मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से नेचर में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनमें संभारिक यानी आइसोबार भी देखने को मिलते हैं। तो अब हम समझते हैं संभारिक क्या होते हैं, किसने दिए थे। तो संभारिक के बारे में सबसे पहले सन 1918 में अल्फ्रेड वॉल्टर स्टीवर्ट नामक साइंटिस्ट ने बताया था। यानी इन्होंने प्रकृति में संभारिकों के बारे में बताया कि संभारिक क्या होते हैं, उनके कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और उन्हें अपन कैसे पहचान सकते हैं। तो 1918 में अल्फ्रेड वॉल्टर स्टीवर्ट नामक साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया। इनके अनुसार जो संभारिक होते हैं ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। समस्थानिक में हमने पढ़ा था कि समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, जबकि जो संभारिक होते हैं वो अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि जो संभारिक है वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। संभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या, तो जो संभारिक होते हैं इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है। और आपने समस्थानिकों में भी देखा था कि न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब आप इसको क्या कह सकते हो, द्रव्यमान संख्या। तो इनकी द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है, समान होती है। जबकि समस्थानिकों में ये दोनों चीजें ही समान नहीं होती, बाकी सब चीजें समान होती है। जबकि संभारिक में केवल न्यूट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या ये दोनों ही समान होते हैं। इसके अलावा जो प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या ये अलग अलग होती है, अलग अलग होगी। और क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगी तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान संख्या भी क्या होगी, अलग अलग। द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या को ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसीलिए अगर किसी भी एटम में
प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, दो अलग अलग एटम में, तो उनका जो द्रव्यमान है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, तो इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। तो अपने यहाँ लिख लेंगे रासायनिक गुण भी क्या होंगे, असमान होंगे। अलग अलग लिख दो या असमान लिख सकते हो, अलग अलग होंगे। आप इस अलग अलग को असमान भी लिख सकते हैं, असमान। तो प्रोटॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी, और प्रोटॉनों की संख्या अलग है तो द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या भी एक सेकेंड सॉरी ये द्रव्यमान संख्या नहीं आएगा, परमाणु संख्या आएगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। सही कर लेंगे आप इसको। तो अगर प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है तो जाहिर सी बात है परमाणु संख्या भी अलग अलग होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। और ये अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु है तो इनके रासायनिक गुण भी अलग होंगे, और रासायनिक गुण अलग होंगे तो सिंपल सी बात है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अलग अलग होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब जैसे मान लो कोई भी समस्थानिक है, एक तो आता है हाइड्रोजन 1H3 और एक आता है हीलियम 2He3। अब इसमें तो एक ही है तो इसको के वाली कक्षा में एक ही भरेंगे और इसमें के वाली कक्षा में दो भरेंगे, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो जो संभारिक होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा अलग अलग आता है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, आवर्त सारणी में इन्हें मतलब संभारिक को अलग अलग स्थान दिया गया है, अलग अलग स्थान पर रखा गया है। यानी जो संभारिक होते हैं उन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर रखा गया है। अलग अलग स्थान पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। हमने जो आवर्त सारणी बनाई थी प्रेजेंट में, जो हेनरी मोजले ने द्वारा बनाई और हम उसको पढ़ते हैं, जिसके अंदर अभी प्रेजेंट में 118 तत्वों को जगह दी गई है, वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है। अब इनकी परमाणु संख्या अलग अलग है, तो परमाणु संख्या अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि इनको परमाणु आवर्त सारणी में भी अलग अलग जगह पर ही रखेंगे, इसीलिए आवर्त सारणी में इन्हें अलग अलग स्थान पर रखा गया है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 1H3 और 2He3, ये दो संभारिक है 1H3 और 2He3। तो देखो ये दोनों संभारिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है यानी जो परमाणु संख्या, शॉर्ट में लिख देते हैं परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या 1 है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 3। फर्स्ट वाले की परमाणु संख्या तो 1 है और इस वाले की परमाणु द्रव्यमान 3 है। जबकि अगर इसका बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 2 है और इसका द्रव्यमान 3 है। तो आप देखो इनकी परमाणु संख्या अलग अलग आ रही है 1 और 2, जबकि परमाणु द्रव्यमान, इसको द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, वो क्या है, सेम है, 3 है। इसी तरह हम एग्जाम्पल 2 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 2 है कार्बन 6 14 नाइट्रोजन 7 14। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कार्बन 6 और ये 7, यानी इनका परमाणु संख्या तो अलग अलग है और इनका जो द्रव्यमान है वो सेम है। इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं सोडियम 11 नंबर पे आता है। इसका एक समस्थानिक है 24, क्योंकि इसका 23 वाला भी होता है। इसका जो मास है वो मैग्नीशियम 12 24 के बराबर होता है। तो ये कुछ संभारिक हैं जिनके परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है और इनकी द्रव्यमान संख्या सेम होती है। इस बेस पर हम इन्हें पहचान सकते हैं। तो हम इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के
वे परमाणु जिनकी न्यूट्रॉनों की संख्या समान या द्रव्यमान संख्या तो समान होती है और प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या अलग अलग होती है, उसे हम संभारिक कहते हैं। जो संभारिक तत्व होते हैं इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अलग अलग होता है। इनके रासायनिक गुण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए अलग अलग होते हैं क्योंकि ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं और इनमें परमाणु संख्या अलग अलग आती है और परमाणु संख्या अलग अलग आने की वजह से ही इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होता है। नेक्स्ट, इन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर रखा गया है। तो इन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल आप इन्हें नोट करें। उसके बाद हम चलेंगे यूजेज ऑफ आइसोबार। आइसोबार की जो यूज होते हैं, उपयोग होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं संभारिक के यूज, यानी संभारिक आपके कहाँ कहाँ काम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट तो यूरेनियम संभारिक का यूज परमाणु भट्टी यानी नाभिकीय रिएक्टर भी बोल सकते हैं आप इसको। परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्टी वगैरह में मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि कुछ यूरेनियम के ऐसे अलग अलग भाग होते हैं, मतलब अलग अलग समस्थानिक संभारिक होते हैं जिनका यूज अलग अलग जगह पे करते हैं। तो जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती है वहाँ पर नाभिक को विखंडित करके बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ऊर्जा प्राप्त करनी होती है तो वहाँ पर यूरेनियम को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मौसम का नक्शा बनाने के लिए, जो मौसम की जानकारी होती है उसमें जो मौसम के नक्शे बनते हैं उनके लिए भी संभारिक तत्वों को उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट, अंतरिक्ष विज्ञान में अंतरिक्ष से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अंतरिक्ष की जो साइंस है, अंतरिक्ष की जो स्टडी है, उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप के अलग अलग संभारिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कोबाल्ट संभारिक का उपयोग कैंसर के इलाज में, तो यानी जो कैंसर हो जाता है उसमें जो रेडियोथेरेपी देते हैं उसमें देखो संभारिक और समस्थानिक दोनों यूज लेते हैं क्योंकि कोबाल्ट 60 होता है तो वो कॉमन है, उस संभारिक में भी माना जा सकता है, समस्थानिक माना जा सकता है। और आयोडीन का उपयोग गोइटर या गेंगा और थायराइड के इलाज में किया जाता है। तो ये समस्थानिकों के उपयोग हो गए, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में तत्व, यौगिक और मिश्रणों के बारे में पढ़ेंगे, यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारी क्लास के रेगुलर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे चैनल को एक्सपर्ट 2.0 क्लासेस नाम से उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को, सबको, दोस्तों को, आसपास में जो लोग स्टडी कर रहे हैं अभी रेगुलर, उनको शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और मेहनत करते रहें। बाय, सी यू, टेक केयर।